नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात पुनः 12th क्लास के ज्योग्राफी की 12वीं कक्षा का भूगोल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और इस भूगोल के अंतर्गत पहली किताब, दो किताबें हैं। पहली किताब का दूसरा एक्सरसाइज जो विश्व जनसंख्या से संबंधित है, उसका मैं दूसरा पार्ट आपके समक्ष लेके आया हूं। आज के वीडियो में मात्र दो टॉपिक की चर्चा। पहला जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या में परिवर्तन के प्रमुख घटक। ये दो टॉपिक्स को मैं आज सम्मिलित करूंगा इस वीडियो में। पहले टॉपिक जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ, ये क्या होता है? देखिए, दो समय अंतरालों या दो टाइमिंग के बीच जनसंख्या में जो भी वृद्धि देखने को मिलती है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो टाइमिंग से अभिप्राय है, हमारे देश में 10 साल पर जनगणना होती है। 10 सालों पर जो जनगणना होती है, ये दो टाइम हो गया। जैसे 2001 में भारत की जनसंख्या जो थी वो 1 अरब 2 करोड़ समथिंग थी। 2011 की जो जनगणना हुई उसमें भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ हो गई। ये दोनों के बीच का अगर अंतर निकाला जाए तो लगभग 18 करोड़ का अंतर है। ये 18 करोड़ जो है वो है जनसंख्या वृद्धि। समझ में आई बात? तो परिभाषित कैसे करेंगे एग्जाम में आप? जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ समय के दो समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में, किसी एक रीजन में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में जो भी बदलाव आपको देखने को मिलता है वो ही है जनसंख्या वृद्धि, वही है पॉपुलेशन ग्रोथ। आंकड़ा आपके सामने है, एक एग्जाम्पल। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़। 2011 में 1 अरब 21 करोड़ हो गया। दोनों को अगर घटाएंगे 1 अरब 21 करोड़ में से 1 अरब 2 करोड़ तो 18.18 करोड़ के करीब आएगा। ये भारत का जनसंख्या वृद्धि है 2011 में। 2001 से 2011 के बीच 18 करोड़ भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी। अब बात आती है कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जनसंख्या में परिवर्तन दोनों रूपों से देखने को मिलता है, आगे भी बढ़ेगा, पीछे भी हट सकता है। जनसंख्या वृद्धि जो है ये मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ये सभी पर आधारित है या सभी इसको प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि बहुत चीजों पर निर्भर करता है। अब जनसंख्या वृद्धि को आपके किताब के अनुसार 3-4 जो सूत्र हैं आपको ध्यान में रखने हैं, 3-4 बिंदु ध्यान में रखने हैं। ये जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आधारभूत चीजों में इसकी गिनती होती है। सबसे पहले आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है, प्राकृतिक वृद्धि क्या है या जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि क्या है, ऐसे भी आता है सवाल। जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र बताएं, या व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ इंग्लिश में आ सकता है। तो नेचुरल ग्रोथ क्या है, प्राकृतिक वृद्धि क्या है? बिल्कुल नेचर के हिसाब से चलना है, कहीं से कोई इसमें कृत्रिम चीजें नहीं आनी चाहिए। तो प्राकृतिक वृद्धि का मतलब है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। नेचुरल ग्रोथ क्या है? तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अब अगर जन्म ले रहा है बच्चा, जन्म दर का मतलब जन्म ले रहा है या जन्म हुआ। मृत्यु दर का मतलब मृत्यु हुआ। अगर 20 जन्मे और 10 मरे इक्वल टू 10 बचे, ये 10 जो है यही नेचुरल ग्रोथ है, यही प्राकृतिक वृद्धि है। बिल्कुल सिंपल सा है। तो प्राकृतिक वृद्धि समझ गए। अब आते हैं दूसरा, वास्तविक वृद्धि। ये बहुत जरूरी है समझना, यहां से परीक्षा में सवाल आए हुए हैं विभिन्न बोर्डों में। वास्तविक वृद्धि क्या है, एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है? वास्तविक वृद्धि में करना कुछ नहीं है, सूत्र में थोड़ा सा अंतर है। जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ये प्राकृतिक वृद्धि में भी था, प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अब ये आपके लिए नया शब्द है। एक्चुअली में होता ये है, जनसंख्या में जो परिवर्तन, किसी भी देश, किसी भी रीजन, किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे 3 ही कारण हैं।
पहला कारण है जन्म दर, अगर जन्म ज्यादा ले लिया तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा मृत्यु दर, अगर मृत्यु ज्यादा हो गई तो भी परिवर्तन देखने को मिलेगा जनसंख्या में। तीसरा जो है फैक्टर वो है प्रवास, माइग्रेशन, अगर ज्यादा चले गए दूसरे देश या दूसरे देश से हमारे देश में आ गए तो भी परिवर्तन होगा। यानी कि जन्म ज्यादा ले लिया तो भी परिवर्तन, मृत्यु ज्यादा हो गया तो भी जनसंख्या में परिवर्तन, और अगर बाहर से चला आया, बाहर से भी लोग आते हैं। 1971 के टाइम जब बांग्लादेश बना तो लगभग 80 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी, जिसको हम आप्रवासी कहते हैं, वो हमारे देश में आके बस गए। अभी के समय में दलाई लामा के साथ बहुत बड़ा जत्था आया हुआ है तिब्बत से, आज ही से नहीं, लगभग बहुत वर्षों से हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में वो लोग रह रहे हैं। तो उनको भी काउंट किया जाता है, वो भी गिनती में हैं, वो भी हमारे यहाँ खा पी रहे हैं, रह रहे हैं। तो आप्रवासी का मतलब जितने लोग दूसरे देश से आके हमारे देश में रह रहे हैं या बस गए हैं वो भी गिनाएंगे। तो आप्रवासी, इमिग्रेशन और उत्प्रवासी, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन है वो इमिग्रेशन है, अंतर सिर्फ आई और ई का है। तो आप्रवासी माइनस उत्प्रवासी। अब इस सूत्र को जरा सा विस्तृत ढंग से देखिए। जन्म हुआ 20, मर गए 10, प्लस आप्रवासी यानी दूसरे देश से आए, मान लीजिए सपोज कीजिए 50, और चले गए उत्प्रवासी 25, इक्वल टू क्या होगा, देखिए 20 में से 10 गया 10, 50 में से 25 गया प्लस 25, इक्वल टू कितना होगा, 25 10 35। यही जो 35 आया ये हमारा वास्तविक वृद्धि है। प्राकृतिक वृद्धि में केवल जन्म और मृत्यु ले लिए थे हमने, बर्थ रेट, डेथ रेट। वास्तविक वृद्धि में जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवासी माइनस उत्प्रवासी, या आप्रवास माइनस उत्प्रवास। इंग्लिश में बोले तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन। आइमिग्रेशन इसको बोलेंगे, इमिग्रेशन उसको बोलेंगे, आइमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन। कलेक्ट करके निकालिए, जो भी अंक आपको बैठाना हो, जहां का भी निकालना हो, वास्तविक वृद्धि वो निकल जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि के एक और स्तंभ पे, वो है धनात्मक वृद्धि यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ। अब कैसे समझेंगे कि ये ग्रोथ पॉजिटिव है, ये जो जनसंख्या बढ़ रहा है ये पॉजिटिव है, अच्छा है, सकारात्मक है, धनात्मक है। इसके लिए सूत्र, धनात्मक वृद्धि कब आप समझिएगा, जब जन्म दर ज्यादा हो, जन्म दर ज्यादा हो और मृत्यु दर कम हो। हमने तीर का निशान ऊपर की ओर किया तो जन्म दर ये ज्यादा दिखा रहा है, तीर का निशान नीचे की ओर किया ये मृत्यु दर कम दिखा रहा है। तो अगर जन्म दर जिस क्षेत्र का ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो धनात्मक वृद्धि है वो। या जब अन्य देश के लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, जैसे 80 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी हमारे यहां आए हुए हैं, या जो दलाई लामा अपना पूरा जत्था लेके हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं धर्मशाला में, ये अगर चले जाएं पुनः अपने देश, तो जो कैलकुलेट करके आंकड़ा निकलेगा वो धनात्मक वृद्धि, पॉजिटिव ग्रोथ कहलाएगा। तो पॉजिटिव ग्रोथ, धनात्मक वृद्धि जिसमें जन्म दर ज्यादा हो और मृत्यु दर कम हो, वो धनात्मक वृद्धि है। या जब अन्य देश के लोग अस्थायी रूप से उस देश में चले जाएं, अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, चले जाएं, उसको हम धनात्मक वृद्धि कहेंगे। क्लियर है। अब आते हैं अगले बिंदु की ओर, ऋणात्मक वृद्धि। यह भी महत्वपूर्ण है, निगेटिव ग्रोथ। ऋणात्मक वृद्धि कब होगा, सीधे इसको धनात्मक वृद्धि में से जन्म दर और मृत्यु दर जो एक ऊपर एक नीचे था, इसको उलट दीजिए। ऋणात्मक वृद्धि, निगेटिव ग्रोथ कब होगा, जब जन्म दर नीचा हो, बच्चा कम पैदा ले, और मृत्यु दर ऊंचा हो, यानी ज्यादा मरे। जन्म कम ले रहा है और मर रहा है ज्यादा, तो वो है ऋणात्मक वृद्धि,
या लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, यह भी ऋणात्मक वृद्धि। अब अपने देश से लोग दूसरे देश में बहुत सारे चले जाएं, तो यह ऋणात्मक वृद्धि है। क्या हमने बोला ऋणात्मक वृद्धि में? ऋणात्मक वृद्धि में हमने बोला कि जन्म दर कम हो जाए, मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, या हमारे देश के लोग दूसरे देश में प्रवास कर जाएं, तो वो जो वृद्धि होगी, वो जो कैलकुलेट करके जनसंख्या का आंकड़ा आएगा, वो ऋणात्मक वृद्धि, निगेटिव ग्रोथ का आंकड़ा होगा। ठीक है, तो ये चार जो सूत्र हैं जनसंख्या वृद्धि संबंधित आंकड़ों से, ये आप ध्यान में रखिए। ये 1 नंबर का सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, या सीधे आपसे पूछ देगा वास्तविक वृद्धि क्या है। ये तो 2-2 नंबर में पूछ दिया है। धनात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ऋणात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो ये मैंने बताया आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अन्य चीजों को देखेंगे। अब चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या में किस किस तरह से चेंजिंग आता है, कौन कौन जनसंख्या को परिवर्तित कर सकता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे, कारक देखेंगे कौन कौन हैं ऐसे जो जनसंख्या में परिवर्तन ला सकते हैं। मैंने अभी भी बताया कि 3 ही परिवर्तन करने वाले घटक हैं, 3 ही ऐसे टर्म्स हैं जिससे जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्या क्या है ये 3? परीक्षा का 1 नंबर का सवाल है ये। जनसंख्या में परिवर्तन करने वाले 3 घटक हैं। पहला है जन्म। जन्म ज्यादा हो गया, जनसंख्या में परिवर्तन आ जाएगा। आपके घर में 10 संख्या है, 2 टपक गए, यानी टपक गए नहीं, 2 आ गए तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, यानी जन्म दर जनसंख्या को बढ़ा देगा या बढ़ा देगा। और दूसरा घटक है मृत्यु। अगर 2 टपक गए यानी कि 2 मर गए, या वो किसी तरह कहीं चले गए, तो भी तो ऐसे समझिए जनसंख्या में परिवर्तन का एक घटक हुआ जन्म दर, दूसरा हुआ मृत्यु। जन्म में मतलब कितना लिया, अगर घर में 10 लोग हैं, 2 लोग आया या 2 जन्म हुआ तो 12 हो गए। अगर 3 मर गया तो 9 हो गए। अगर उसमें से 9 हो गए, अगर उसमें से 5 चला गया विदेश कमाने, प्रवास कर गया, तो भी जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 3 ही घटक हैं परिवर्तन करने का जनसंख्या में, वो है जन्म, मृत्यु और प्रवास। एक एक करके सबको देख रहे हैं हम लोग। जन्म, अब जन्म कौन देगी? जन्म जब भी देगी तो कोई ना कोई महिला, जितने भी फीमेल कैटेगरी में आ रहे हैं वही प्रजनन का काम करते हैं। ये फीमेल को ही कुदरत ने ये शक्ति बख्शी है कि वो ही प्रजनन कर सकते हैं, वही बच्चे पैदा करने की ताकत रखते हैं। तो जन्म के को जब हम पढ़ रहे हैं तो जन्म के बारे में 2 चीजें आप जान लीजिए। 2 शब्द हैं, आपकी भी किताब में मेंशन होंगे, फर्टिलिटी और फेकंडिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रजननता, और फेकंडिटी का मतलब होता है उपजाऊपन। अगर एक महिला अपने पूरे टाइम पीरियड में, पूरे जीवन में जितने बच्चा पैदा कर रही है, एक्चुअल में, एक्चुअल ध्यान में रखिएगा इस शब्द को, एक्चुअल में जितने बच्चा पैदा कर रही है वो प्रजननता कहलाती है, फर्टिलिटी कहलाती है। परंतु अगर कोई महिला को हम ये देखें कि कितना बच्चा पैदा कर सकती है अपने पूरे टाइम पीरियड में, अपने पूरे उम्र में, तो उसको हम फेकंडिटी कहते हैं। तो फर्टिलिटी फेकंडिटी में ये बेसिक अंतर था। ये एग्जैक्ट कितना बच्चा दे रही है और ये कितना बच्चा दे सकती है, यानी इसमें एग्जैक्ट है, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है, एक आकलन है कि कितना दे सकती है। खैर, जनसंख्या में परिवर्तन लाने का हम घटक देख रहे हैं। पहला है जन्म। जन्म के बारे में हमने मां के बारे में ये बता दिया, प्रजननता और उपजाऊपन, ये 2 शब्द आपके किताब में था, इसलिए इसकी व्याख्या करनी जरूरी थी या बतानी इसके बारे में जरूरी थी। अब एक जन्म दर होता है अशोधित,
ये काफी बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अशोधित जन्म दर क्या है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, शॉर्ट में बोलते हैं सीबीआर। सीबीआर क्या है? क्रूड का मतलब होता है कच्चा, हम लोग कहते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। तो ये जो आंकड़ा है अशोधित जन्म दर का, ये क्रूड टाइप का है, ये कच्चा टाइप का है, ये पक्का आंकड़ा नहीं है। इस आंकड़े से आप कोई पुख्ता ये प्रूफ नहीं कर देता है कि ना इतना ही है, तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं देगा आपको अशोधित जन्म दर। फिर भी एक आकलन के लिए हम इसे पढ़ते रहे हैं। तो अशोधित जन्म दर इंग्लिश में क्रूड बर्थ रेट, शॉर्ट में सीबीआर, समझ गए होंगे। अब अशोधित जन्म दर है क्या? देखिए इसके बारे में मैंने जो लिखा है वही आप अपनी व्याख्या में कीजिएगा। इस गणना में किसी वर्ष विशेष या क्षेत्र विशेष, एक वर्ष विशेष सर्टेन टाइम और एक क्षेत्र विशेष यानी एक एरिया में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों को व्यक्त किया जाता है। क्या हमने कहा? एक एरिया सर्टेन होगा और एक वर्ष पार्टिकुलर होगा, जैसे 2020 2021 ऐसे, और उसमें 1000 महिलाएं कितना जीवित बच्चा पैदा कर रही हैं, उसे ही अशोधित जन्म दर कहा जाता है। अब इसमें, इस अशोधित जन्म दर में एज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। एज नहीं देखा जाता है कि किस एज का कौन है, सबको सम्मिलित किया जाता है। और सेक्स भी नहीं देखा जाता है, यानी कि इसके अंदर लिंग भी नहीं देखा जाता है। लड़की हो लड़का हो सबको कलेक्ट किया जाता है, सबको काउंट किया जाता है, सबको उसमें गिना जाता है। तो ये इसमें एज का लिमिट नहीं है, इसमें सेक्स का लिमिट नहीं है, यानी कि लिंग कौन सा है, स्त्री है या पुरुष है वो भी नहीं। ओनली ये रफ डाटा यूज है, और ये रफ डाटा है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अब अशोधित जन्म दर में कैसे इसको, अच्छा एक चीज, एक शब्द और, अशोधित जो है ये शब्द क्यों दिया गया इसको? अशोधित का मतलब शोधन नहीं हुआ है, यानी साफ सफाई इसकी नहीं की गई है। जैसे हम लोग कहते हैं कि तेल का शोधन होने के बाद, मतलब कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल निकलता है जमीन के अंदर से, उसका शोधन होने के बाद उसमें से अलग अलग चीजें, पेट्रोल डीजल और ये सब चीजें निकलती हैं, ग्रीस वगैरह। तो ये अशोधित है, शोधित नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल सटीक नहीं है, सही नहीं है। अशोधित इसलिए कहा जाता है कि इसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी एज को सम्मिलित कर लो, और ना ही सेक्स का लिमिटेशन है, यानी कि स्त्री को भी पुरुष को भी सबको काउंट करो, सबको गिनो, इसलिए इसको अशोधित हम कहते हैं। क्रूड बर्थ रेट इसको कहा जाता है। क्लियर है? तो आप लिखेंगे कैसे? इस गणना में किसी वर्ष विशेष या क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों को व्यक्त किया जाता है। इस गणना में एज का कोई लिमिटेशन या बाध्यता नहीं होती है, और ना ही सेक्स का यानी लिंग का बाध्यता होती है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी कि महिला और पुरुष सबको सम्मिलित किया जाता है, और ये एक प्रकार का रफ डाटा है, यानी कि बिल्कुल ये प्योर नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, एग्जैक्ट एकदम सही नहीं है। अब इसको निकालने का सूत्र क्या है? यह सूत्र आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सीबीआर क्रूड बर्थ रेट का सूत्र जो है, आपकी किताब में कुछ और है वो भी मैं बताऊंगा, एनसीईआरटी की बुक में ये वही है, बस थोड़ा सा नाम चेंज है। सीबीआर क्रूड बर्थ रेट, ये सबसे पहले तो अनकरेक्टेड बर्थ रेट है, करेक्ट एकदम नहीं है बर्थ रेट ये, तो ये डाटा करेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमने लिख दिया अनकरेक्टेड बर्थ रेट। इसका सीबीआर इक्वल टू बी बटा पी मल्टीप्लाई 1000। बी बटा पी का मतलब क्या है वो यहां हमने लिख दिया है। बी इक्वल टू है टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ रजिस्टर्ड बेबी, ये ध्यान दीजिएगा। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म दर, यानी कि किसी एक वर्ष में जितने बच्चों ने जन्म लिया और जो रजिस्टर्ड हैं, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, समझते हैं ना? आज बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है,
म्युनिसिपैलिटी में, नगर पालिका में, नगर निगम में, हर जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। काफी काम करता है वो, अन्य कागजात के साथ उसको जोड़ा जाता है, बड़ी काम की चीज है। तो जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जो जीवित जन्म हुए या जीवित जन्म लिए और रजिस्टर्ड हैं, उनकी संख्या को बी दर्शा रहा है बटा पी। पी क्या दर्शा रहा है? तो ये टोटल पॉपुलेशन को दर्शा रहा है। किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में जनसंख्या, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतना मतलब चक्रिया दे रहा है थोड़ा सा। किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, इसको आप सिंपल समझिए टोटल पॉपुलेशन। तो ये हो गया बी का मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, यानी कि टोटल जीवित बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका पंजीयन हो रखा है, और बटा पी, पी का मतलब टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या। तो गुना यानी कि मल्टीप्लाई 1000 इतना से। अगर चलिए इस आंकड़े को निकालते हैं हम। मान लीजिए कि टोटल बच्चा जन्म लिया जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कहीं ना कहीं, किसी न किसी संस्थान में, जैसे नगर पालिका वगैरह में, वो उनकी संख्या है 500। ठीक, बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लेते हम, 500। और टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए 5000 है, गुना 1000। अब इसको काट छांट के देखिए, 3 3, अब ये 100 कट गया, तो टोटल जो नंबर आया 100, यही कहलाएगा, ये 100 जो है अशोधित जन्म दर क्या है? तो 100 है, यानी सीबीआर 100 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम सीबीआर निकालते हैं, अशोधित जन्म दर निकालते हैं, क्रूड बर्थ रेट को निकालते हैं। यहां हम बताना भूल गए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। एक्चुअली होता ये है ना कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे सामने होते हैं, वो पूछ देते हैं कि सर जी ये क्या है। लेकिन अब ऑनलाइन जब आप पढ़ाते हैं, वीडियो वगैरह डालते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं होता, छूट गया तो छूट गया। तो जनसंख्या के परिवर्तन के घटक में एक जन्म दर को मैंने बताया, जिसको हम अशोधित जन्म दर कह रहे हैं। अभी इसके बाद मृत्यु दर बताएंगे, यानी कि मृत्यु को बताएंगे। एक प्रवास भी है जो जनसंख्या में परिवर्तन लाता है। अब प्रवास के अंतर्गत दो तरह के प्रवास हैं, दोनों से जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप्रवास यानी कि इमिग्रेशन, और उत्प्रवास यानी इमिग्रेशन। अब आप्रवास का मतलब, अगर देश में 5 लाख जनसंख्या है, 60,000 आ गया, तो 5,60,000 में जनसंख्या हो गया, यानी कि 60,000 आ गया, मतलब 60,000 का आप्रवास होगा, इमिग्रेशन हुए कहलाएगा। तो 5,60,000 हो गया। अगर मान लीजिए 5 लाख है और अगर 1 लाख खसक गया, यानी चला गया कमाने उमाने कहीं दूसरे देश में चला गया, तो उसको इमिग्रेशन कहेंगे, उत्प्रवास कहेंगे। जैसे हमको लगता है कि भारत से अभी भी 5 करोड़ से थोड़ा सा कम बेसी ही इधर उधर होगा लोग दूसरे देश में कमाने उमाने गए हैं, कुछ काम धंधा कर रहे हैं। 5 करोड़ लोग। अब समझिए 1971 में जब बांग्लादेश बना, उस समय 80 लाख बांग्लादेशी प्रवासी आके भारत में बस गए, रह गए। तो ये आप्रवास और उत्प्रवास यानी कि जाना और आना, इससे भी जनसंख्या में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाता है। ठीक है, तो अभी जन्म दर देख लिया, अशोधित जन्म दर देख लिया। अब हम अशोधित मृत्यु दर को देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ये कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका में मृत्यु दर को भी शामिल किया जाता है। मतलब मृत्यु भी जनसंख्या के परिवर्तन में अहम रोल अदा करता है। केवल जन्म दर यानी कि जन्म लेने से ही जनसंख्या नहीं बढ़ती, मृत्यु दर घटने से भी जनसंख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए आपके घर में 50 लोग हैं और 50 में से हर साल 2-4 पैदा ले रहे हैं, लेकिन मरने वालों का अगर एक साल में जन्म लेने वाले 10 हैं और मरने वाले 2 ही हैं या 1 ही हैं, तो भी जनसंख्या बढ़ते जाएगी तेजी से। तो मृत्यु दर का भी अहम रोल है जनसंख्या के परिवर्तनकारी घटकों में। अब मृत्यु
अभी आपने अशोधित जन्म दर को देखा था, अब अशोधित मृत्यु दर को देखिए, यह भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी परीक्षा में सीधे पूछ देता है कि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। मतलब सीबीआर था वो, और ये है सीडीआर, क्रूड डेथ रेट, सीडीआर। अशोधित मृत्यु दर क्या है, इसको देखते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में, उसमें भी था बर्थ रेट में भी, अभी देख रहे थे अशोधित बर्थ रेट, उसमें भी क्षेत्र विशेष था, इसमें भी किसी क्षेत्र विशेष में, किसी वर्ष विशेष के भीतर, उसमें भी वर्ष था, वर्ष विशेष के भीतर प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों को दर्शाता है। मतलब 1000 में कितना मुआ, कितना मरा, इसी को ही दर्शाता है अशोधित मृत्यु दर। अशोधित जन्म दर से बड़ी आसान है अशोधित मृत्यु दर। क्या सूत्र है निकालने का, कैसे हम सीडीआर निकालते हैं? क्रूड डेथ रेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है डी बाई पी गुना 1000। अब डी क्या है और पी क्या है? डी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेथ, कितना मरा, टोटल एक एरिया में, एक वर्ष के अंदर एक पार्टिकुलर एरिया इलाका में टोटल कितना मरा लोग एक साल में, एक साल में कितना मरा, टोटल नंबर ऑफ डेथ। और पी का मतलब टोटल पॉपुलेशन से है, ये भी एक साल के अंदर टोटल पॉपुलेशन को कलेक्ट करेगा। तो अगर डी यानी कि टोटल डेथ 50 हुआ है, मरा है 50, और टोटल पॉपुलेशन अगर 500 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो 2020 कट गया। अब ये कितना हो गया, 50 दहिए 500, 500 बटा 5 इक्वल टू 10, 100 आ गया, यानी 100 हुआ डेथ रेट। 1000 पर 100 को लोग मर रहा है प्रत्येक साल। तो ये सीडीआर निकल गया आपका, अशोधित मृत्यु दर निकल गया। अब अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर को देखने के बाद अब आप प्रवास को देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि प्रवास से ज्यादा क्वेश्चन आता है और प्रवास बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, और प्रवास के विभिन्न फैक्टर्स भी अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है। देखिए एनसीईआरटी की किताब जिस तरह से है मैं उसी तरह से चल रहा हूं। हाँ, आसानी के लिए मैं सीधे उसके सूत्र को उठा के हिंदी में नहीं रख दे रहा हूं, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा आसान जो चीज है उसको आपके समक्ष रख रहा हूं। तो आप यूं ही बने रहें वीडियो के साथ, और यूं ही लगातार वीडियो में डालते जा रहा हूं, आप देखते जाएं, और एक सही तरीके से जो तैयारी होती है वो करने की कोशिश करें। किताब पढ़ें, ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद, या और भी जो आप वीडियो जिनका देखते हो, देखने के बाद आप सोच ले कि बस वीडियो ही सब कुछ है। आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है या अन्य भी पब्लिकेशंस के किताब हैं, उसको आप पढ़िए, तब चीजों को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। क्योंकि शब्द पढ़ने का जो चलन खत्म होते जा रहा है, जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक शब्द का संग्रह कैसे आपके पास हो पाएगा। शब्द के संग्रहण के लिए, शब्द को समझने जानने के लिए आपको किताब उलटनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो आज इन टॉपिकों को हमने शामिल किया, अगले दिन हम प्रवास पर आएंगे, प्रवास के अंदरूनी चीजों को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।